हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से ग्रोथ आपकी चल रही है। आज थंबनेल देख के तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं दैट इज़ बेसिकली फ्लूइड इन मोशन। इसके पिछले वीडियोस में और पिछले सारी सीरीज़ में वीडियोस के हम लोगों ने देखा था बहुत सारे पैरामीटर्स के बारे में, जिनके अंदर हम लोगों ने देखा कि फ्लूइड रेस्ट पे जब रहता है तो किस तरीके से बिहेव करता है, उससे रिलेटेड जो पैरामीट्रिक वैल्यूज़ हैं किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे वगैरह वगैरह, जैसी बहुत सारी बातें हम लोगों ने उस केस में देखी थी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है फ्लूइड इन मोशन। हम देखने वाले हैं कि अगर यही फ्लूइड मोशन में आ जाए तो इसके वजह से क्या चेंजेस आते हैं, कौन से रिलेटेड थ्योरीज हम लोगों को इसके अंदर पढ़नी है, क्वेश्चंस किस नज़रिए से हमको इसके अंदर सॉल्व करना है। तो फ्लूइड इन मोशन, जो फ्लूइड इन मोशन को हाइड्रोडायनामिक्स भी बोला जाता है। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट वाज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक्स। अब हम देख रहे हैं कि फ्लूइड इन मोशन, अगर फ्लूइड हमारा मोशन में आ जाता है तो उस स्टडी को हम क्या बोलना स्टार्ट कर देते हैं? हाइड्रोडायनामिक्स बोलना स्टार्ट कर देते हैं। हम एक सिंपल बहुत साधारण सी बात है कि एक पाइपलाइन कंसिडर कर लो, ठीक है। ये पाइपलाइन के अंदर से क्या हो रहा है, वाटर क्या करने वाला है, फ्लो करने वाला है। वाटर बोल दूंगा मैं बात बात पे, लेकिन ये बातें जो हैं वो सबके ऊपर एप्लीकेबल है। सब तरीके से फ्लूइड जो है वो क्या कर सकती हैं, फ्लो कर सकती हैं। ये फ्लो होने वाले फ्लूइड से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे पैरामीटर्स अभी हम लोगों को देखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम समझने की कोशिश करेंगे फ्लो को। फ्लो हम लोगों को अलग अलग तरीके से पढ़ना है। ये फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पानी के अंदर। वाटर क्या हो रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डिस्प्लेस हो रहा है, अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इतनी बातें हम लोग याद रखनी पड़ेंगी। एक बात, सेकंड बात हम लोग याद रखनी पड़ेंगी कि वाटर के इसके अंदर बहुत सारे क्या रहने वाले हैं, पार्टिकल्स रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद वाटर के पार्टिकल्स मिलकर के क्या बनाने वाले हैं, लेयर्स बनाने वाले हैं। पहली बात, पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स क्या बनाएंगे, लेयर्स बनाएंगे। ये सारे पार्टिकल्स और लेयर्स क्या कवर करने वाले हैं, कोई ना कोई सर्टन पाथ कंसिडर करने वाले। तो इतनी बातें जो है फ्लो से रिलेटेड सबसे पहले तो आप लोग याद रखनी है कि फ्लो होने कौन वाले हैं। फ्लो थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे कि वाटर को या फ्लूइड को मानेंगे कि इसके अंदर से वो कैसे फ्लो कर रहा है, इन पार्टिकल फॉर्म फ्लो कर रहा है। ये बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर के एक लेयर बनाने वाले हैं। ये सारे लेयर्स और ये पार्टिकल क्या करेंगे, कोई ना कोई पाथ फॉलो करेंगे, और ये पाथ किस तरीके से फॉलो करते हैं इससे डिसाइड होएगा कि हमारा फ्लो किस टाइप का है। तो ये तो हो गया बेस कि कैसे हम इसको समझने वाले हैं। प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जिस फ्लो के बारे में मैं तुमको बताता हूँ उस फ्लो का नाम है स्टेडी फ्लो। देखो प्रॉब्लम क्या है मालूम है, अगर फ्लो स्टेडी नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा, तो उसको समझ पाना और उसके ऊपर रिसर्च कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम बन जाता है। इस वजह से सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि स्टेडी फ्लो क्या है, ठीक है। अब स्टेडी फ्लो कुछ भी नहीं है, फ्लो जिसके अंदर मेजरेबल प्रॉपर्टीज, a flow in which measurable properties are same at any point। या फिर सेम एट एनी पॉइंट के बजाय क्या बोला जा सकता है कि वो कैसे हैं, कांस्टेंट है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टेडी फ्लो का अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो स्टेडी फ्लो कैन बी डिफाइंड एज अ फ्लो इन विच द मेजरेबल प्रॉपर्टीज आर स्टेडी या फिर कांस्टेंट और सेम एट एनी गिवन पॉइंट। अब ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं कौन सी मेजरेबल प्रॉपर्टीज अपनी होती हैं, प्रेशर, वेलोसिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, मेजरेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसका मतलब अगर एक फ्लो के अंदर एक पार्टिकल पे ध्यान दिया जाए, इस पॉइंट पे मैं इसकी वेलोसिटी देखूं, मैं इस पॉइंट पे चेक करूं कि फ्लूइड ने प्रेशर कितना बनाया, तो आगे आते 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 एक पॉइंट पे फिर से मैं चेक करूं, इस पॉइंट पे मैं चेक करूं पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, इस पॉइंट पे मैं चेक करूं कि वो प्रेशर कितना जनरेट कर रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स पे, पॉइंट 1 पे और पॉइंट 2 पे अगर मुझको कांस्टेंट या फिर सेम मेजरेबल प्रॉपर्टी मिल रही है, इसका मतलब ये फ्लो कैसा है, ये फ्लो हमारा स्टेडी फ्लो है, ठीक है। इस टाइप के हम फ्लो को स्टेडी बोलेंगे। और अगर मेजरेबल क्वांटिटीज कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, कभी 5 की वेलोसिटी से भाग रहा है, कभी 10 की वेलोसिटी से भागने लग रहा है, तो इसका मतलब वो स्टेडी फ्लो नहीं है। वो किस तरीके का फ्लो बन गया, अब उस फ्लो को हम क्या बोलना शुरू कर देंगे, अनस्टेडी फ्लो बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले बेसिक्स फ्लो के अंदर हमको समझ में आया कि फ्लो 2 टाइप के होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं बेसिकली। फिलहाल के लिए जनरली रफ तरीके से फ्लो जिनके ऊपर हमको पढ़ना है, हम तो इसको ही पढ़ पाएंगे ना। अगर कंटिन्यूसली वेलोसिटी चेंज करेगा तब तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उसको पढ़ना, पर शुरुआत में तो हमको उनको ही पढ़ना पड़ेगा जिनका फ्लो कैसा है,
स्टेडी है, तो स्टेडी फ्लो वालों को ये समझना है कि जिनके मेजरेबल प्रॉपर्टीज आर कांस्टेंट एट एनी गिवन पॉइंट, दिस टाइप ऑफ फ्लो कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेडी फ्लो, एल्स इट इज डिफाइंड एज एन अनस्टेडी फ्लो, वरना वो क्या बन जाने वाला है, अनस्टेडी फ्लो हो जाने वाला है। सेकेंड चीज जिसके बारे में हमको पढ़ना है वो है फ्लो लाइन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे उसको बोला जाता है फ्लो लाइन। तो फ्लो लाइन कुछ नहीं होता, फ्लो लाइन इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ फ्लूइड। जब फ्लूइड जो पाथ ले रहा है, जैसा ये पाथ, ये पार्टिकल है, अगर मेरा इस रास्ते से चल रहा है, ये रास्ता लिया उसने, ये पाथ उसने कंसिडर किया है, तो ये पाथ को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, इसको हम बोलना शुरू कर देते हैं फ्लो लाइन बोलना स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड कंसेप्ट जिसके बारे में हमको पढ़ना है दैट इज फ्लो ट्यूब। क्या बोलेंगे इसको हम, फ्लो ट्यूब बोलने वाले। फ्लो ट्यूब क्या है, फ्लो ट्यूब इज बंडल ऑफ फ्लो लाइन्स, bundle of flow lines in bound a imaginary wall, in bound a imaginary wall। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक फ्लो लाइन, दो फ्लो लाइन, तीन फ्लो लाइन, चार फ्लो लाइन, ऐसे मल्टीपल फ्लो लाइंस को अगर एक साथ कंसिडर कर लेता हूँ और उनका एक इमेजिनरी वॉल ऐसे इतने सेक्शन के अंदर मान लेता हूँ, तो एक इमेजिनेशन कंसिडर कर लिया, फ्लो के इतने हिस्से को कंसिडर कर लिया, तो इमेजिनरी वॉल्स के बीच में जिनको मैंने कंसिडर कर लिया वो बंडल को मैं क्या बोलना शुरू कर दूंगा, फ्लो ट्यूब बोलना स्टार्ट कर देने वाला हूँ। सेकेंड थर्ड पॉइंट जो लास्ट टू लास्ट, इसके अंदर दो पॉइंट हम लोग को पढ़ने हैं, दैट इज, और तीन टाइप के, दो टाइप के फ्लो हमको इसके अंदर पढ़ने हैं, दैट इज लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो। अब लैमिनार फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, तो फ्लो इन विच adjacent layers move smoothly over each other is defined as a लैमिनार फ्लो। इस टाइप के फ्लो को हम क्या बोलना शुरू कर देंगे, लैमिनार फ्लो बोलना स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि वाटर का एक लेयर, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल मिलकर के एक लेयर बनाते हैं, फिर नीचे भी बहुत सारे पार्टिकल मिलकर के क्या हो रहे हैं, एक और लेयर बना रहे हैं। ऐसे एक लेयर और दो लेयर, ऊपर वाली लेयर अगर नीचे वाली लेयर, मतलब दोनों एडजेसेंट है एक दूसरे के ऊपर है, ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के ऊपर से आराम से स्मूथली अगर मूव करती है, ऊपर सारे मॉलिक्यूल्स के एक लेयर, नीचे सारे मॉलिक्यूल्स के, ऊपर वाली अगर आराम से मूव कर रही है बिना अपनी पोजीशन चेंज किए, बिना पैरामीटर्स चेंज किए, तो उस टाइप के फ्लो को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, लैमिनार फ्लो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अब सेकंड जो लास्ट टाइप इसके अंदर है उसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। अब अगर लेयर्स प्रॉपरली स्मूथली एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही थी तो उस टाइप के फ्लो को हमने बोलना स्टार्ट कर दिया था लैमिनार फ्लो। अब टर्बुलेंट फ्लो में अंदाजा लगाने की कोशिश करोगे होगा क्या, ये लेयर्स पहले एक दूसरे के ऊपर सेम तरीके से मूव नहीं होंगी, तो इनके अंदर क्या होता है कि फ्लो रेट कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूअसली, then the flow can be defined as a turbulent flow। ठीक है, flow having high flow rate, continuously changing and continuously changing flow pattern। ठीक है, flow rate भी बोलना चाहिए और continuously and changing flow pattern। जिस पैटर्न में वो फ्लो कर रहा है अगर उस पैटर्न को कंटिन्यूसली बार बार चेंज कर देता है, ये लेयर ऊपर आ जाती है, कभी वो लेयर नीचे चली जाती है, पार्टिकल्स यहाँ वहाँ चले जा रहे हैं, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है फ्लो का, ये एक ऑर्डर में फ्लो हो रहा है और ऑर्डर नहीं है फ्लो का, तो इसको क्या बोलना शुरू कर देते हैं हम, टर्बुलेंट फ्लो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये तुम लोगों को नल में देखने को मिला होगा, तुम नल को बहुत धीमे चालू करते हो तो ऐसा क्रिस्टल जैसा शेप बना लेता है, बड़े आराम से गिरता है, कोई मूवमेंट दिखाता नहीं, बड़े प्रेम से चलते रहता है एक के नीचे एक आराम से। लेकिन जैसे तुम नल को बहुत जोर से खोल देते हो, पानी ऐसे थोड़ा सा वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है, तुमको लगता है कि बहुत इन ऑर्डर, थोड़ा हेस्टिगेटेड तरीके से, थोड़ा सा हिलते, हेजिटेंट है, यहाँ वहाँ भागने की कोशिश कर रहा है, कोई ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहा है, तो वो टाइप के फ्लो को हम क्या बोलना स्टार्ट कर देते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। और इस टाइप के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, स्मूथ वाले को लैमिनार फ्लो। लेकिन तुम लोगों ने एक छोटी सी बात नोटिस की होगी, तुम लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब तुम नल को बहुत स्लो ओपन करते हो तो फ्लो होते रहता है, बड़ा आराम से फ्लो होता है। बेसिन का नल अगर ओपन करो, वॉश बेसिन के नल को अगर धीरे से ओपन करो तो बड़े आराम से फ्लो होता है।
लेकिन जब तुम फास्ट कर देते हो तो फ्लो बढ़ जाता है। इसका मतलब मुझको ऐसा लगता है कि किसी ना किसी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी है, कोई ना कोई लिमिटेड वेलोसिटी है, कि जितनी स्पीड तक अगर वाटर फ्लो करेगा तो वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्लो कैसा मेंटेन करेगा अपने आप को? लैमिनार मेंटेन करेगा। पर जैसे ही मैं वेलोसिटी, वो सर्टेन वेलोसिटी को क्रॉस कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा फटाक से? फ्लो कैसा हो जाने वाला है? टर्बुलेंट हो जाने वाला है। तो ऐसी एक वेलोसिटी कोई ना कोई एग्जिस्ट कर रही है। मुझको फैक्चुअली समझ में आ रहा है, दिमाग में मुझको ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने वॉश बेसिन के नल के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमको नेक्स्ट वाले डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। उसके लिए मैं इसको रब करूंगा। जिस कंसेप्ट का नाम है क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, जिस कंसेप्ट का नाम है क्रिटिकल वेलोसिटी। अब क्रिटिकल वेलोसिटी अभी ही तुमको मैंने हल्का फुल्का अंदाजा बता दिया। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? क्रिटिकल वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द वेलोसिटी एट विच द फ्लो चेंजेस फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट और टर्बुलेंट टू लैमिनार। ठीक है, इस वेलोसिटी को क्रॉस कर जाएगा तो टर्बुलेंट हो जाएगा, और इस वेलोसिटी से कम हो जाएगा तो लैमिनार हो जाएगा। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे या जिस वेलोसिटी पे ये ऐसी हरकत दिखाता है उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसको डिफाइन किया जा सकेगा, वेलोसिटी बियॉन्ड द स्ट्रीम लाइन बोला जाता है इसको। जो पाथ पे टेंजेंट बनते हैं ना उनको स्ट्रीम लाइन बोला जाता है। ठीक है, स्ट्रीम लाइन फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट can be defined as critical velocity. Velocity beyond the streamline at which the flow becomes turbulent. वो streamline basically streamline अपना flow का curve है। ऐसा flow है ना तुम्हारा, समझो वाटर का पार्टिकल ऐसा flow बन रहा है। इसको अगर मैं क्या बनाना शुरू कर दूं, टेंजेंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं एक पॉइंट पे। तो जो टेंजेंट रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, इस लाइन को क्या बोलना शुरू कर देते हैं हम लोग? इसको स्ट्रीम लाइन बोला जाता है। ठीक है, तो वेलोसिटी बियॉन्ड द स्ट्रीम लाइन फ्लो at which the critical velocity can be defined as velocity beyond the streamline flow at which the flow becomes turbulent. ठीक है, जिस पॉइंट पे से वो क्या हो जाने वाला है? टर्बुलेंट हो जाने वाला है। अब इसका एक फॉर्मूला है कि क्रिटिकल वेलोसिटी इज रेनॉल्ड्स नंबर इनटू ईटा डिवाइडेड बाय वेलोसिटी एंड डेंसिटी, डेंसिटी एंड डायमीटर ऑफ द ट्यूब। तो एक ट्यूब ले लो, सिलेंडर शेप की ट्यूब ले रहा हूँ। ठीक है, इस ट्यूब के अंदर क्या है? वाटर फ्लो कर रहा है। समझो नीचे की तरफ क्या हो रहा है? वाटर फ्लो कर रहा है। इस ट्यूब का कुछ ना कुछ डायमीटर होगा d, अंदर जो वाटर फील्ड है उसकी डेंसिटी होगी रो। ठीक है, अब इसके अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट और लग रहा है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ईटा। ठीक है, दिस इज विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसी लेक्चर में, इसी वीडियो में मैं आगे वाले कंसेप्ट में बताने वाला हूं। उसके पहले तुमको क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में बता रहा हूं। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ये सारी वैल्यूज को जब मैं, और रेनॉल्ड्स नंबर, यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट हो रहा है रेनॉल्ड्स नंबर का। रेनॉल्ड्स नंबर एक रिप्रेजेंटेशन है, फ्लो लैमिनार है या इसका है। ठीक है, तो ये चारों बातों को यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ? क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। रेनॉल्ड्स नंबर का खास बात क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो लेस देन, कभी कभी उसकी वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड तुमको लेस देन 1000 मिलेगा, कभी ये 1000 से 2000 के बीच में मिलेगा, और एक पॉइंट पे ये तुमको 2000 से अबव मिलेगा। ठीक है, अगर ये 2000 से अबव मिलता है, ठीक है, तो इधर पहली बात तो 2000 से अबव मिलता है तो फ्लो तुम्हारा कैसा है? टर्बुलेंट है। ठीक है, अगर ये 1000 से लेस मिलता है तो फ्लो तुम्हारा कैसा है? लैमिनार है। और यहाँ ट्रांजिशन में होता है, थोड़ी देर के लिए हम इसको क्या बोलना शुरू कर देते हैं? अनस्टेडी फ्लो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इस फ्लो को हम क्या बोलना स्टार्ट कर देते हैं? अनस्टेडी फ्लो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी डेवलप होते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आएंगे कुछ ना कुछ, वो क्वेश्चंस भी हम लोगों को देखना है। जैसे अब यहाँ पे अगर इसको मैं रब कर रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर आप पूरा देख लोगे ना तो इसके अंदर पीछे का भी कंसेप्ट क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कवर हो जाने वाला है। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल है वो देखने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे मुझको क्या बता रहा है? द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज 10⁻³ 10⁻³ है, 10⁻³ पास्कल सेकेंड्स। ठीक है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, सॉरी, ठीक है, ये सब ग्रीक लेटर लिखने में दिमाग खराब करने का। एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg/m³ एंड द वेलोसिटी एट
वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी दिया है 0.02 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है एंड द डायमीटर इज 0.1 मीटर, फाइंड वेदर द फ्लो इज लैमिनार और टर्बुलेंट। हमको पता करके बताना है कि फ्लो जो है वो लैमिनार है या टर्बुलेंट है। ठीक है, हमारे पास एक ही क्वेश्चन है क्रिटिकल वेलोसिटी, और मतलब एक ही फॉर्मूला ही है इसको फाइंड आउट करने का, बाय ईटा डिवाइडेड बाय रो इनटू डेंसिटी। ठीक है, हमको वेलोसिटी दी हुई है, हम वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी की जगह डेंसिटी करेंगे, डायमीटर दिया है, डायमीटर की जगह डायमीटर करने वाले हैं, कोएफिशिएंट दिया है, कोएफिशिएंट की जगह कोएफिशिएंट करेंगे। एक चीज़ जो हमको नहीं मालूम है वो है रेनॉल्ड्स नंबर। हम यहाँ से वो रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड आउट करेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर का रेंज चेक करेंगे कितने के बीच में रेनॉल्ड्स नंबर हमारा पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमको पता चल जाएगा कि ये जो भी फ्लो हो रहा है ये फ्लो कैसा है। तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। रेनॉल्ड्स नंबर इज वेलोसिटी इंटू डेंसिटी डायमीटर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट। ठीक है, तो वेलोसिटी मुझको बताता है 0.02, डेंसिटी मुझको बताता है 1000, डायमीटर मुझको बताया है 0.1 मीटर का, मीटर नहीं लिख रहा, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट है 10⁻³ इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1000 इंटू 1000। ये सब समझ लो कैसे, 1000 काट देगा, 2 इंटू 1000, आंसर मेरा कितना आ जा रहा है 2000 के आसपास आ रहा है। 2000 टच कर दिया है तो 2000 से अबव द फ्लो इज टर्बुलेंट, द फ्लो इज टर्बुलेंट। जो भी 2000 के नीचे अगर इसके अंदर आ जाता है तो ये मेरी क्रिटिकल वेलोसिटी है। इस पॉइंट के ऊपर आते ही क्या हो जाएगा, फ्लो मेरा कैसा हो जाने वाला है, टर्बुलेंट हो जाने वाला है। इसके नीचे जाते ही अनस्टेडी होगा, और 1000 से नीचे आते ही मुझको क्या मिल जाने वाला है, लैमिनार फ्लो मिलने वाला है। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में ये बात याद रखना कि क्रिटिकल वेलोसिटी, इतना वेलोसिटी बढ़ेगी तो यहाँ से अनस्टेडी होना शुरू होगा, फिर इतनी वेलोसिटी बढ़ेगी तो यहाँ से फिर टर्बुलेंट होना शुरू होगा। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट पे, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर हमको इसको बहुत अच्छे से स्पेसिफाई करके बताता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी और उसका रिलेशनशिप रेनॉल्ड्स नंबर के साथ। ठीक है, तो इसके बीच में हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातें कर ली। ये वेलोसिटी को समझ पाना तो आसान है, ये तो वेलोसिटी है ना, स्पीड है। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर समझो एक फैक्टर है, एक फैक्टर है जिसकी वैल्यू 1000 2000 से रेंज के अकॉर्डिंग होती है। तो ये वेलोसिटी को हिसाब से एक मेजर करने का तरीका हो गया यहाँ पे फिलहाल थोड़ी देर के लिए। डेंसिटी को, डायमीटर को जानते हो। एक चीज़ यहाँ पे अटक गई, यहाँ पे आके ईटा, जिसके बारे में तुम अभी जानते नहीं हो, और मैंने एक नए कंसेप्ट के बारे में बात कर दी, विस्कोसिटी। तो ये सब बातों को यहाँ पे क्लोज करके चलते हैं, देखते हैं विस्कोसिटी क्या है। ठीक है, सिंपल रहेगा, कुछ मुश्किल नहीं होने वाला। होपफुली आप लोग इसको पॉज करके कॉपी कर लेते हो, वरना मैं बहुत एक्साइटमेंट में बिना बताए रब कर देता हूँ। कुछ नहीं, 10 सेकंड पीछे सर को, फिर कॉपी करो। यूट्यूब पे होने के कुछ तो फायदे भी हैं। ठीक है, देखें तो हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी के ऊपर दुनिया की बातें होती हैं, इन कंसेप्ट को समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और तुम्हारे दिमाग को एक्सेप्ट होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो विस्कोसिटी बेसिकली है क्या, विस्कोसिटी को जनरली, एक सेकंड में बस कैमरा को थोड़ा सा ठीक कर लूँ क्योंकि मुझको लग रहा था कि गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो विस्कोसिटी पे ध्यान देते हैं। अब विस्कोसिटी बेसिकली क्या है, विस्कोसिटी को बोला जाता है फ्लूइड फ्रिक्शन। अब सॉलिड के बीच में भी फ्रिक्शन हुआ करता था, तुम लोगों को याद रहेगा। एक सॉलिड ब्लॉक ले लो, सॉलिड के ऊपर फ्रिक्शन डालो, एक तरीके से मतलब एक डायरेक्शन में पुल करने की कोशिश करो, जहाँ पे बीच में कांटेक्ट हो रहा है वहाँ पे उसके बीच में क्या हो रहा था, फ्रिक्शन हो रहा था। ऊपर एन काम कर रहा था, नीचे क्या काम कर रहा था, mg काम करता था। फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, जिसको हम क्या बोला करते थे, एफएस बोला करते थे। फ्रिक्शन 2 टाइप के थे, उस केस में हम लोगों ने देखा था, फ्रिक्शन वॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो एफएस इस केस में क्या होता था, एफएस इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। यहाँ पे एफएस या फिर एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस वाज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब इस केस में क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन पे ध्यान देना है कि फ्रिक्शन कितनी जगह पे डिपेंड कर रहा है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, तो फ्रिक्शन मुझको लगता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स, एंड नॉर्मल वाज बेसिकली इक्वल इन किस केस टू mg। तो 2 बातों के ऊपर काम कर रहा है, तो मास के ऊपर काम कर रहा है कि इसका मास कितना ज़्यादा है।
इसके ऊपर काम कर रहा है, दूसरा जी पे काम कर रहा है कि ग्रेविटी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, इन चीज़ों पे काम कर रहा है, इसका एरिया, इसका वॉल्यूम, इसकी वगैरह वगैरह जैसे बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन फ्लूइड्स के अंदर क्या हो जाता है कि फ्लूइड्स का एक सेक्शन फ्लो कंसिडर मैं करने की कोशिश करूँ, ठीक है, कि एक से एक पार्टिकल्स की एक लेयर है, फिर पार्टिकल्स की एक लेयर है, फिर पार्टिकल्स की एक लेयर है, ऐसे 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 जाते चले जाओगे तो पार्टिकल्स की कंटिन्यूस क्या होती है, लेयर होती है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक प्लेट जो है ऊपर रख देता हूँ, एक रेक्टेंगुलर प्लेट मैंने ऊपर रख दी है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट मैंने नीचे रख दी है, ठीक है। ये नीचे वाली रेक्टेंगुलर प्लेट मैंने क्या कर दी है, फिक्स कर दी। ऊपर वाली रेक्टेंगुलर प्लेट कैसी है, मूवेबल है, मूव हो सकती है, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब थोड़ी देर के बाद मुझको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है कि ये इधर ही रहेगा और ये क्या कर लेगा, अपना थोड़ा सा आगे की तरफ मूव हो जाने वाला है, क्योंकि फ्लो हो रहा है। ऐसे ऊपरी ऊपरी बातें कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मुझको ऐसा फील होने लगेगा कि मूव हो जाए। दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में कुछ ना कुछ एरिया है, जो एरिया कांटेक्ट में है, उस एरिया को मैं क्या बोलना शुरू कर दूंगा, ए। अब मेन कॉज या मेन रीजन विस्कोसिटी का किसकी वजह से डेवलप होता है, दो चीज़ों की वजह से डेवलप होता है, एक तो कोहेसिव एंड एडेसिव नेचर ऑफ फ्लूइड। हमारा जो फ्लूइड है उसका कोहेसिव और एडेसिव नेचर की वजह से विस्कोसिटी की कहानी स्टार्ट होती है। अब ये सारे पार्टिकल्स पे ध्यान दोगे तो इस पॉइंट पे मैं सेंटर में कहीं तो एक पॉइंट पकड़ लेता हूँ जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस पे है। इस डिस्टेंस को मैं x कंसिडर कर लेता हूँ और इस पॉइंट पे मैं वेलोसिटी को कंसिडर कर लूंगा v। इसके नीचे वाला लेयर थोड़ा स्लो मूव करता है, उसके नीचे वाला लेयर और भी थोड़ा स्लो मूव करता है, उसके नीचे वाला लेयर और भी थोड़ा स्लो मूव करता है, उसका ऊपर वाला लेयर थोड़ा सा और फास्ट मूव कर रहा होगा, तो उसकी वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v कंसिडर कर लूंगा। नीचे वाले की वेलोसिटी v माइनस डेल्टा v कंसिडर कर लूंगा। x इधर तक का डिस्टेंस है, अगर ऊपर वाले लेयर तक का डिस्टेंस कंसिडर करने की कोशिश करूंगा तो x प्लस डेल्टा x कंसिडर कर सकता हूं, और नीचे वाली लेयर का कंसिडर करने की कोशिश करूंगा तो x माइनस डेल्टा x कंसिडर कर सकता हूं। अब पार्टिकल्स को ध्यान से देखो कि पार्टिकल ऐसे एक लेयर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और नीचे दूसरे लेयर के पार्टिकल ऐसे बैठे हुए हैं। क्लियर, दो लेयर के पार्टिकल ऐसे। अब ये पार्टिकल जो है इसका कुछ ना कुछ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, इस पार्टिकल का भी कुछ ना कुछ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा। इन सब का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या बना रहा होगा, कुछ ना कुछ तरीके का इंटरफियरेंस तो यहाँ पे बना ही रहा है। ध्यान से देखोगे तो तुमको अंदाजा लगेगा हल्का फुल्का, ठीक है। अब ऊपर की लेयर जब इस डायरेक्शन में फ्लो करने की कोशिश करेगी, ऊपर का लेयर इस डायरेक्शन में फ्लो होने का कोशिश करेगा, तो नीचे वाला लेयर इसको पकड़ने की कोशिश करेगा, जाने नहीं देगा। इसका नीचे वाला एक और लेयर होगा वो इसको पकड़ने की कोशिश करेगा, और नीचे वाला लेयर होगा वो इसको पकड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब इन सब को ये मोटिवेशन मिल कहाँ से रहा है, ये फ्रीली सस्पेंडेड होगा तो वो भागेगा, ये भी भागने लगे, कहीं ना कहीं तो रिवर बेड होगा नहीं होगा, कहीं ना कहीं रिवर बेड होने वाला है। अब ये जो लास्ट वाला मॉलिक्यूल है ये किसके साथ एडहेसिव नेचर बना रहा होगा, रिवर बेड के साथ बना रहा होगा। ये मॉलिक्यूल किसके साथ कोहेसिव नेचर बना रहा होगा, ऊपर वाले नेक्स्ट एडजेसेंट लेयर के मॉलिक्यूल्स के साथ बना रहा होगा। ये मॉलिक्यूल जब आगे मूव करने की कोशिश करते हैं तो ये क्या करने की कोशिश करता है, पीछे पकड़ने की कोशिश करता है। ऐसे ही एक रिवर को कंसिडर करो। अब एक रिवर के साइड में भी रिवर क्या करती है, सरफेस से कॉन्टैक्ट बनाती है। रिवर साइड में भी यहाँ पर भी बैंक पे कॉन्टैक्ट बनाती है, रिवर नीचे की तरफ कॉन्टैक्ट बनाती है, रिवर ऊपर की तरफ एयर से थोड़ा बहुत कांटेक्ट बनाती है। तो रिवर के इस तरफ से अंदर की तरफ आओ, इस तरफ से अंदर की तरफ आओ, नीचे से ऊपर आओ और ऊपर से थोड़ा सा नीचे आओ। ये जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है ना, इस पॉइंट पे फ्लो जो है वो बहुत फास्ट है, ठीक है। इस तरफ से एडेसिव नेचर है, पर धीरे 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 जैसे मैं अंदर की तरफ आ रहा हूँ, पूरा कंटेनर कैनाल है, इमेजिन करो इन दोनों हाथों के बीच में वाटर फ्लो हो रहा है, तुम्हारी तरफ, मेरी तरफ से तुम्हारी तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसके साथ अंदर जो फ्लूइड भरा है वो दोनों सरफेस के साथ नेचर बना रहा होगा, कोई ना कोई एडेसिव नेचर बना, पर जैसे जैसे एडजेसेंट लेयर्स आगे बढ़ते आओगे, वर्टिकल लेयर्स कंसिडर करो अभी फिलहाल, फिर हॉरिजॉन्टल लेयर्स कंसिडर करेंगे। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल लेयर्स और वर्टिकल लेयर्स कंसिडर करोगे तो इधर एडेसिव नेचर होगा, अगले वाले को पकड़ेगा, अगले वाले को पकड़ेगा, अगले वाले, लेकिन जैसे जैसे सेंटर की तरफ मूव करोगे सेंटर वाला क्या कर लेगा, फ्लो फास्ट होने वाला है। इस तरफ से भी सेंटर में आओगे, फ्लो फास्ट होने वाला है। नीचे रिवर बेड है, ऊपर एयर को एक्सपोज्ड है, नीचे क्या होगा, नीचे एडेसिव नेचर बना रहा होगा, पर जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वेलोसिटी क्या होती है यारी, फास्ट होती है यारी। तो रिवर में तैरने के ना कुछ रूल्स होते हैं इसकी वजह से, कि वो सेंटर के अंदर क्या होता है, एक सर्टन छोटी सी हाइट पे दोनों बैंक से बीच में, और एक सर्टन अमाउंट ऑफ हाइट पे ऊपर, एकदम नीचे तली पे नहीं, रिवर बेड पे नहीं, बीच वाला पार्ट जो होता है बहुत फास्ट फ्लो करता है। इसके लिए लोग बड़े हिम्मत दिखा करके जो नदी में कूद जाते हैं फर्स्ट टाइम, उनको वो फ्लो करंट जो होता है वाटर का वो बहुत हाई मिलता है। उसका रीजन क्या है कि वो टाइम पे उसका कोहेसिव नेचर स्ट्रांग है और एडेसिव नेचर वहाँ पे कोई भी नहीं है। तो ये वो पॉइंट होता है जो एक सर्टन हाइट पे
एक सर्टन डेप्थ से एक सर्टन हाइट पे सेंटर वाले पार्ट में है, और दोनों, अभी इसको 3D में इमेजिन करने की कोशिश करो, इसको तो मैं हॉरिजॉन्टली ऐसे रिवर दिखा रहा हूँ, इस तरफ रिवर का बेड होगा, इस तरफ भी तो रिवर का बेड होगा, तो ये दोनों बेड के बीच में, इधर भी एडिसिव नेचर होगा, इधर भी, इन दोनों के बीच में से जो फ्लो होने वाला है वो फास्ट होने वाला है, पर चारों तरफ से मुझको लगता है जहां जहां फ्लूइड कांटेक्ट बना रहा है वहां वहां कैसे तरह का नेचर दिखा रहा है, एडिसिव नेचर। ये एडिसिव नेचर भी रखता है और कोहेसिव नेचर भी रखता है। इसका मतलब क्या है कि रिवर बेड को भी पकड़ने की कोशिश कर रहा है और अगले वाले मॉलिक्यूल को भी पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो लेयर है, ये लेयर और ये लेयर के बीच में क्या हो रहा है, एक ड्रैग एक्सपीरियंस हो रहा है, इसी भी तरीके से एक दबाव एक्सपीरियंस हो रहा है जो उसको आगे आने नहीं दे रहा है। इस टाइप का जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, इस फ्रिक्शन को फ्लूइड्स में हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, विस्कोसिटी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अब फ्रिक्शन जब मैंने बोला था तो यहाँ पे कहानी किसकी थी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कहानी थी। तो यहाँ पे मैं जब फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी कहानी किसकी होने वाली है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की कहानी होने वाली है। और वही कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या था हमारा, ईटा। ठीक है, उसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमको ईटा के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है छोटा सा, जिसके बारे में मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ लगे हाथ, कि विस्कस और नॉन विस्कस फ्लूइड में, अब ये फ्लूइड विस्कस है तो इसकी वेलोसिटी तुमको ऐसी देखने को मिलेगी, इसकी वेलोसिटी क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली कम हो रही। पर अगर विस्कस नहीं होगा, मतलब इंटरनल फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, तो वो टाइम पे फ्लो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये फ्लूइड कैसा है, आइडियल फ्लूइड है। चैप्टर के स्टार्टिंग में आप लोगों ने बात देखी होगी कि आइडियल फ्लूइड कैन बी डिफाइंड एज फ्लूइड विच डज नॉट हैव विस्कोसिटी एंड इज इनकम्प्रेसिबल। ऐसा कोई फ्लूइड जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई फ्लूइड जिसका विस्कोसिटी जीरो है, उस टाइप के फ्लूइड को क्या बोला जाता था, आइडियल। और ये तो अपने रियल फ्लूइड है भाई, इधर तो विस्कोसिटी होगी कुछ ना कुछ तो कोहेसिव नेचर होगा, तभी तो इंटैक्ट है, छितराया गया होता तो सारे गाँव में, नहीं तो। ठीक है, समझते हो। ठीक है, तो इतनी बातें हैं तुमको इसके ऊपर। तो नेक्स्ट जिसके ऊपर हमको चर्चा करना है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखते हैं, इसको करते हैं थोड़ा सा रब और चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। होपफुली आप लोगों को कोएफिशिएंट तो बताता हूं मैं, ऐसी बात नहीं, पर इसके बारे में हल्का फुल्का पता चल गया होगा कि एक्चुअली में विस्कोसिटी हो क्यों रही है, कैसे काम करे। इसके ऊपर लोग बहुत डीप बातें करते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं। जनरली जितना तुमको जानना जरूरी है उतना ही करो। तैयारी में लगे हुए हो, टाइम नहीं है, रिसर्च करना पीएचडी में बैठ के, कोई मनाही नहीं है उसके ऊपर, पर फिलहाल हमको टाइम भी मैनेज करना है ना। देखते हैं फिर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रिप्रेजेंट इसको करते हैं ईटा से, करते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को समझने के पहले सबसे पहले तुम लोगों को एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में इतना ही याद रखना कि वेलोसिटी ग्रेडियंट इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं फ्लो में, फ्लो के लाइंस मैंने बनाए थे ना अभी, तो फ्लो में जैसे जैसे फ्लो आगे बढ़ रहा है तो वेलोसिटी में कितना बदलाव आ रहा है, इसको हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलना स्टार्ट कर देते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट कैन बी रिटन एज dv बाय dx। ठीक है, ये एक पहली बात तुमको कंसिडर करना है। दूसरा, जब मैंने फ्लो बनाया था तो मैंने दो प्लेट्स बीच में रखे हुए थे, एक नीचे थी फिक्स थी, ऊपर वाली मूवेबल थी। ये मूवेबल प्लेट का मैंने कुछ ना कुछ एरिया बताया था ए। ठीक है, इस मूवेबल प्लेट का मैंने क्या बताया था, एरिया बताया था, वो एरिया को मैंने नाम दे रखा था वो टाइम पे ए। ठीक है, तो जब हम फ्रिक्शन की बात करते थे तो वहाँ पे हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते थे। एक छोटा सा कंसेप्ट था कि फ्रिक्शन फिनोमेना है जो बीच में हो रहा है, पर ये फिनोमेना एक फोर्स को जन्म दे रहा है जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलना स्टार्ट किया करते थे। ठीक है, वैसे ही विस्कोसिटी भी फ्रिक्शन ही है लेकिन लिक्विड के अंदर है। तो जैसे फ्रिक्शन के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था, वैसे विस्कोसिटी में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा। जैसे फ्रिक्शन के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स था, वैसे विस्कोसिटी के अंदर विस्कस फोर्स होने वाला है। तो यहाँ पे हमको एक बात जाननी पड़ेगी सबसे पहले कि विस्कस फोर्स पहला कॉन्सेप्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv बाय dx। विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv बाय dx, या फिर विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। विस्कस फोर्स जो है किसको प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली वेलोसिटी ग्रेडियंट को प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट चीज इसके बारे में हमको जानना है, दैट इज विस्कस फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट्स अलोंग।
जो ऊपर वाला सरफेस को पैरेलल प्लेट रखा है मैंने कैलकुलेट करने के लिए फिलहाल, उसको भी ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फ्रिक्शनल, इसको मैं क्या बोलना, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं बोला, इसको मैं विस्कस फोर्स बोलूंगा। एफ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डी वी बाय डी एक्स। एफ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डी वी बाय डी एक्स। अगर मैं एक कांस्टेंट बीच में डाल देता हूं तो वो कांस्टेंट कुछ नहीं है भाई, वही है अपना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू ए इंटू डी वी बाय डी एक्स। और अगर ईटा का ही फॉर्मूला मुझको चाहिए होगा तो एफ फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय ए इंटू डी वी बाय डी एक्स, ये बन जाने वाला है मुझको, आंसर देगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। ये कंसिडरेशन मुझको क्या आंसर देने वाला है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। ये भी एक तरीका है, एक तरीका और है, और एक फॉर्मूला इसके अंदर हमको और देखने को मिलता है। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, देखना नेक्स्ट वाली कहानी क्या है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज शियरिंग स्ट्रेस। अब ये जब तक मैं लिखता नहीं था तब लोग समझ में नहीं आएगा। फ्लो के अंदर शियरिंग स्ट्रेस को इमेजिन करने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं टेयरिंग एक्शन हो रही रहा होगा। तुम लोग अगर उसको देखो, ये तो फिनोमेना इमेजिन करने वाले हैं, जब तक वो फील नहीं कर पाओगे उस चीज़ को तब तक तुमको पता नहीं चलेगा। फ्लो को ध्यान से समझने की, थोड़ा आंखें बंद करके नोटिस करने की कोशिश करो। एक शियरिंग एक्शन हो रहा है, शियरिंग स्ट्रेस के बारे में मालूम है, ऐसे शियर टेयर होने की कोशिश कर रही है सरफेस, तो कुछ ना कुछ क्या प्रोड्यूस होगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स सर्टेन अमाउंट ऑफ एरिया में काम कर रहा होगा, तो वो कुछ ना कुछ स्ट्रेस डेवलप करेगा। वो स्ट्रेस इस केस में कैसा है, शियरिंग स्ट्रेस है, शेयर हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलना शुरू कर देंगे हम लोग, शेयरिंग स्ट्रेस बोलना स्टार्ट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय शेयरिंग रेट, शेयरिंग स्ट्रेन रेट होता है एक्चुअली, शेयरिंग स्ट्रेन रेट, शेयरिंग स्ट्रेन रेट, ठीक है। शेयरिंग स्ट्रेस के बारे में हम जानते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। अब शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस को बताओ, पैरेलल प्लेट को कंसीडर करो, इसकी लंबाई थी पहले L, इसके बीच में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस था, ठीक है। ध्यान देने की कोशिश करना है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस था, उसको मैं क्या कंसीडर कर ले रहा था, डेल्टा एक्स, ठीक है, और पूरी लेंथ को मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ L। तो अगर मैं शेयरिंग स्ट्रेन की बात करूँ तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। अब उसके बाद शेयरिंग स्ट्रेन रेट मैं बोलता हूँ, तो रेट मतलब नीचे थोड़ा सा क्या आ जाने वाला है, टाइम भी आ जाने वाला है। अब ये क्या है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट है थोड़ा बहुत, अपॉन टाइम मुझको शायद दे देगा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एल। तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाने वाला है, v अपॉन एल। तो यहाँ पे ईटा का वैल्यू मुझको एक और मिल जाता है कि f इंटू एल डिवाइडेड बाय a इंटू वी। इसका अगर मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ तो भी मुझको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प मिल जाती है। क्वेश्चंस के अंदर आता है फाइंड द शेयरिंग स्ट्रेस, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फाइंड द शेयरिंग स्ट्रेस इफ, find the shearing stress if the shearing strain rate is xyz and coefficient of viscosity। तो coefficient of viscosity के अंदर shearing strain stress और shearing strain rate वगैरह कैसे कैसे आ रहे हैं वो हमको इस फॉर्मूले से मिलने वाला है, ठीक है। तो ये म्यू जो होता है, सबसे पहली बात तो म्यू बोल रहा हूँ, सॉरी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ थोड़ा सा उसको लेकर के। ईटा जो है, ईटा क्या है, ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये हर मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक होती है, हर मटेरियल। अभी वाटर होगा, वाटर का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अलग होगा। जैसे अगर तुम ग्लास ले लेते हो तो अलग फ्रिक्शन होता है उसके ऊपर, स्टोन ले लेते हो अलग फ्रिक्शन होता है, पॉलिश पेपर जानते हो जिससे पेंट निकाला जाता है वॉल का, उसका फ्रिक्शन देखा है कभी कैसे होता है, वाटर का फ्रिक्शन उसका फ्रिक्शन कंपेयर करोगे, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत अलग अलग होने वाला है, ठीक है। वैसे ही जैसे सॉलिड फ्रिक्शन के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग होता है, वैसे फ्लूइड्स के अंदर विस्कोसिटी का भी कोएफिशिएंट जो होता है वो अलग अलग होता है। इसके वजह से दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। जो भी मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कोएफिशिएंट कैसा होने वाला है, कम होने वाला है, ज्यादा होने वाला है, कैसा रहेगा, ये सारी बातें हमको वहां पे डिपेंड करती है। लेकिन अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के ऊपर ये डिपेंड करता है। अगला पॉइंट जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग एनवायरमेंट, डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो विस्कोसिटी में फ़र्क पड़ने वाला है। समझ में आ रहा है? अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा विस्कोसिटी में फ़र्क पड़ेगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा विस्कोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी आ जाती है, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी आ जाएगी, ताकत आएगी, फ्लो होने लगेंगे। गर्म पानी कम रेजिस्टेंस दिखाएगा, ठंडा पानी ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाने वाला है, XYZ उसके अंदर बातें अभी होती ही रहेंगी। टेम्परेचर पे अगर मैं बहुत लो टेम्परेचर लेके जाऊँ पूरा बर्फ़ हो जाएगा, पूरी नदी फ्रीज हो जाएगी,
क्या बोलते हो विस्कोसिटी के बारे में? फ्लो ही नहीं होगा सीधा सीधा। तो जैसे ही लिक्विड है, लिक्विड से बर्फ एक झटके में तो बनने नहीं वाला, सीधा आइस तो होगा नहीं, धीरे 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 उसका फ्लो कम रहा होगा। डेंसिटी में डिफरेंसेस दिखेंगे, डेंसिटी भी तुमको दिखी है अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पे डिफरेंसेस उसके ऊपर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये कहानी है विस्कोसिटी की। एक लास्ट कॉन्सेप्ट हमको जिसके बारे में बात करना है, दैट इज रिलेटिव विस्कोसिटी। अब हम सब मटेरियल की विस्कोसिटी याद तो नहीं कर सकते, वाटर की इतनी है, उसकी उतनी है, इसका उतना है, उसका उतना है। सब मटेरियल्स की विस्कोसिटी याद कर पाओगे क्या? लर्न कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। तो नेक्स्ट कंसेप्ट जिसके बारे में अब हमको बात करना है, दैट इज रिलेटिव विस्कोसिटी। कुछ नहीं है रिलेटिव विस्कोसिटी। रिलेटिव विस्कोसिटी इज विस्कोसिटी ऑफ द मटेरियल अपॉन विस्कोसिटी ऑफ वाटर। एक मटेरियल ले लो कोई भी, जैसा हनी ले लो, हनी का विस्कोसिटी वाटर के विस्कोसिटी से डिवाइड कर दो, उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप समझ में आ जाएगा, वही बन जाएगी उसकी रिलेटिव विस्कोसिटी। तो नेक्स्ट टाइम तुमको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम तुमको सिर्फ वाटर की विस्कोसिटी याद रखनी पड़ेगी, और मैं बता दूंगा कि ये वाटर के 2 गुना है इसकी विस्कोसिटी, तुम मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे। इसका वाटर से हाफ है विस्कोसिटी, तुम उसको हाफ कर दोगे। इसका वाटर से विस्कोसिटी 3 टाइम्स है, तुम उसको 3 कर दोगे, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं तुमको वाटर से उसकी विस्कोसिटी का रिलेशनशिप बता रहा हूँ। रिलेटिव हर बार, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई, रिलेटिव विस्कोसिटी हो गई, सब कुछ हर केस में हम लोग यही बात करते हैं। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, सबकी विस्कोसिटी इंडिविजुअली याद नहीं कर सकते, और उसको लिखना बता पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है। इस वजह से क्या करेंगे कि मैं वाटर की तुमको याद करा दूंगा, ठीक है, 10⁻³ करा दूंगा, जो भी मेरे को समझ में आएगा मैं वो विस्कोसिटी तुमको याद करा, 7.2 याद करा दूंगा मैं तुमको। और फिर मैं क्या बोलूंगा कि जिस मटेरियल को अब हम फ्लो में लेने वाले हैं, इसकी विस्कोसिटी इसके 2 गुना है, तुम 7.2 को 14.4 कर लोगे फटाक से, ऑब्वियस है। तो एक विस्कोसिटी याद रखो, उसका बाकी के साथ रिलेशनशिप याद रखो, और वो रिलेशनशिप को ही हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, रिलेटिव विस्कोसिटी। दोनों विस्कोसिटीज को डिवाइड करोगे, तुमको उसका वॉल्यूम मिल जाएगा सीधे सीधे। अगर ये विस्कोसिटी इसकी डबल होती तो ऊपर 2x आ जाता, नीचे x आ जाता, x को काट देता, आंसर मिल जाता 2। तो रिलेटिव विस्कोसिटी कितनी है, 2, मतलब जो भी मटेरियल उसकी विस्कोसिटी इससे डबल है। रिलेटिव विस्कोसिटी है हाफ, मतलब जो भी मटेरियल उसकी विस्कोसिटी इससे आधी है, ठीक है, सिंपल बात है। तो ये थे सारे के सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट रिलेटेड टू विस्कोसिटी, ठीक है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल करने हैं, देखते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह भी करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए